स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस यस मैम मैम हो हो रही रही है। है। जी मैडम हो रही है। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा देखिए, पॉइंट नंबर 409 है। अ फैक्टर विच इज प्रिकर्सर ऑफ द कैरियर ऑफ वन कार्बन फ्रैगमेंट एट वेरियस लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो कैरियर कौन सा है? कैरियर हमारे पास बायोटिन है। कैरियर कौन सा है? बायोटिन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर इन्वॉल्व इन वन कार्बन ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करेगा वो कौन सा होगा? फोलेट होगा। ट्रांसफर करने वाला फोलेट। और कैरियर कौन सा है हमारे पास? बायोटिन। पॉइंट नंबर है 410। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर किसके पास होता है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसका निमोनिक याद करो, सीएम। सीएम चीफ मिनिस्टर के पास क्या होता है? सल्फर होता है। सी से है हमारे पास सिस्टीन। एम से क्या है? मिथियोनीन। सीएम साथ में लिख लो। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं? सिस्टीन एंड मिथियोनीन, सीएम। अच्छा, एक और एमसीक्यू है हमारे पास। सल्फा ग्रुप किसके अंदर नहीं होता? तो वो किस में नहीं होता? थ्रियोनिन के अंदर। थ्रियो मतलब थ्रो करना, फेंक देना, थ्रो कर दिया। ठीक है, क्या थ्रो कर दिया? सल्फा ग्रुप को थ्रो कर दिया। अब उसके पास सल्फा ग्रुप नहीं है तो क्या होगा? थ्रियोनिन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी काजिंग सेल इंजरी। कौन सा अमाइनो एसिड है जो जिसकी डेफिशिएंसी से सेल इंजरी होगी? तो वो क्या है हमारे पास? ग्लाइसीन। अब मुझे बताओ, सर्दियों में आप ग्लिसरीन का यूज करते हैं, हाथ खुश्क हो जाते हैं ना, तो इसलिए आप खास तौर पे लड़कियां, उन्हें पता होगा कि ग्लिसरीन वगैरह यूज करने से हाथ नरम होते हैं। ठीक है। अब अगर ग्लाइसिन को आपने याद रखना है ग्लिसरीन से, अगर ग्लिसरीन नहीं लगाओगे तो क्या होगा? जिल्द फट जाएगी। आपके जो हाथों की जिल्द है वो फटना शुरू हो जाती है, मतलब सेल इंजरी होना शुरू हो जाती है। अब यहां से याद रखो, सेल इंजरी की काज क्या होगी? डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड काजिंग सेल इंजरी। अब देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा? डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइसिन। अब यहाँ पे है कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि सेल इंजरी काज करता है? तो वो कौन सा है? कोलीन। कोलीन। अब कोलीन को अगर आप पढ़ो क्लोरीन, तो क्लोरीन एक्सेस में, एक्सेस फॉर्म में क्या करती है? आपकी सेल की इंजरी करती है। तो कोलीन को आप अब से ना आपने कोलीन नहीं पढ़ना, क्लोरीन पढ़ना है। तो क्लोरीन क्या करती है? काजिंग सेल इंजरी। कोलीन, या फिर इसे चोलीन पढ़ो या चुल वाली पढ़ो। ठीक है, तो उससे भी बंदे को चुल होती है तो उसने कोई ना इंजरी करनी होती है, या कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करनी होती है कि अगला बंदा तंग आ जाए। तो चुल से भी याद रख सकते हो क्या होगा? सेल इंजरी। अब मैंने आपको बताया कि थ्रियोनिन, थ्रो कर देना। थ्रो कर देने का क्या मतलब है? कि उसमें सल्फा ग्रुप नहीं है, उसने थ्रो कर दिया हुआ। थ्रियोनिन डज नॉट कंटेन सल्फा ग्रुप। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मैंने अभी बताया कौन से हैं? सीएम चीफ मिनिस्टर, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अमाइनो एसिड काजिंग सेल इंजरी, काजिस सेल इंजरी। कौन सा अमाइनो एसिड है जो सेल इंजरी काज करता है? कोलीन। अमाइनो एसिड काजिस रीनल स्टोन। अब इसे अंडरलाइन करो, रीनल स्टोन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड होगा? लाइसीन। लाइसीन लाइसिस करने वाला, तोड़ने वाला, तोड़ के वहां पे क्या बना देगा? छोटे छोटे पत्थर बना देगा, स्टोन्स बना देगा। लाइसीन रीनल स्टोन में।
अमाइनो एसिड इन एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में अमाइनो एसिड कौन सा इन्वॉल्व होता है? ट्रिप्टोफान। अब इसको ट्रिप्टोफान नहीं पढ़ना, आपने तूफान पढ़ना है। तूफान आएगा तो हर चीज को एबनॉर्मल कर देगा। तूफान, ट्रिप्टोफान, वो क्या करता है? एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड को याद करना है कि किट्टी के ना दो पपीज हैं, कौन कौन से? ल्यूसीन एंड लाइसीन। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड इज ल्यूसीन एंड लाइसीन। अब यहां पे सिर्फ लाइसीन लिखा हुआ है, साथ में लिख लो ल्यूसीन। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से हैं बताओ? ल्यूसीन एंड लाइसीन। ल्यूसीन एंड लाइसीन, ठीक है। अभी देखो पॉइंट नंबर है 411, विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड वुंड हीलिंग। डिलेड वुंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन सी डेफिशिएंसी। कल हमने इसका दूसरा नाम पढ़ा था, क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, गुड, ठीक है। और मुझे जरा कोलेजन बताओगे कि कोलेजन टाइप 3 कौन सी वुंड हीलिंग में थी और टाइप 1 कौन सी में थी? टाइप 3 अर्ली वुंड हीलिंग में और टाइप 1 लेट वुंड हीलिंग में। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन्स। अब विटामिन्स इन्होंने बताए हुए हैं, साथ में उनके यूजेस एंड डेफिशिएंसीज दोनों बताएंगे। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? सबको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस का, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कॉर्नियल डीजनरेशन होगी, बाइटॉट स्पॉट्स बनेंगे, और ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है स्केमस मेटाप्लेजिया को। विटामिन ए प्रिवेंट करती है स्केमस मेटाप्लेजिया से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेम्ब्रेन की या फिर एपिथेलियम की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती है, इसी वजह से तो प्रिवेंट कर रही है ना स्केमस मेटाप्लेजिया से। क्या रोल हुआ डॉक्टर विटामिन ए का? जी, डॉक्टर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे इससे एक एमसीक्यू याद आया। हमारे मेडिसिन में था कि वो कह रही थी कि उसे नाइट ब्लाइंडनेस है और उसे क्रॉनिक डायरिया है, लेकिन उसको कोई बिटोट स्पॉट्स नहीं है। तो उनने दी हुई थी नीचे डिफरेंट ऑप्शन, उसमें विटामिन ए भी था, कुछ और भी थे, तो उसमें फिर क्या आंसर बनता था? स्टेटमेंट पता हो ना मुझे कि क्या है और उसके आंसर में क्या क्या है, तो फिर बता सकती हूँ। आपके पास वो लिखा हुआ है या फिर कहीं पे जहाँ पढ़ा है वो उसकी पिक्चर लेके मुझे भेज दो, मुझे तो पेपर वाला या याद है, फिर लेकिन अभी मैं वाला जो उसके पेपर ऑप्शन हुआ है सोच उसमें के तो आया आपको था। भेज दूंगी। हाँ हाँ, उसके ऑप्शन मुझे एक दफा भेज दीजिएगा ताकि वो मैं देख के बता सकूं कि क्या है उसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा देखिए, विटामिन ए क्या करती है? विटामिन ए की का रोल है इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है जर्मिनल एपिथेलियम की। ठीक है, अभी इसमें दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इसका साइन और इसका सिम्टम, उसे आपस में नहीं मिलाना। ठीक है, जो कंजक्टाइवल जीरोसिस है, जीरोसिस, जीरो जीरो, यूं ऐसे नहीं लगता जैसे हम साइन करते हैं और उसके ऊपर गोल दायरा लगा देते हैं, तो वो जीरोसिस, जीरोसिस उससे याद रखो, एक साइन किया और उसके अराउंड गोल दायरा लगा दिया, तो याद रखना कंजक्टाइवल जीरोसिस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, और ये उसका अर्ली साइन है। अर्ली साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज कंजक्टाइवल जीरोसिस। अच्छा देखो, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से क्या होता है? एक तो हो गया डेफिशिएंसी से क्या होना, एक है टॉक्सिसिटी। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी को हम कहते क्या है? हाइपर विटामिनोसिस ए कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? रेटिनोल टॉक्सिसिटी। विटामिन ए रेटिनोल की फॉर्म में होता है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप नल ए वाली फॉर्म देते हैं, रेटिनल देते हैं ट्रीटमेंट में हमेशा। अच्छा देखो, हाइपर विटामिनोसिस ए क्या करता है? इंक्रीज करता है सेरिब्रल स्पाइनल प्रेशर को, जनरलाइज्ड वीकनेस, फटीग,
और हेडेक काज करेगा। डर्मेटोलॉजिकल इशू जैसे ड्राइनेस, पीलिंग, इची स्किन और क्रैक्ड लिप्स काज करता है। कौन? हाइपर विटामिनोसिस है, ये डेफिशिएंसी नहीं है, हाइपर विटामिनोसिस है। नेक्स्ट, अपसेट स्टमक, नोजिया एंड वोमिटिंग, हेयर लॉस, नेल इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट पेन, लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट। और देखो साथ में रेड में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? विटामिन ए टॉक्सिसिटी कैन टेक years or decades to manifest. It does not occur happen it does not occur usually ओवरनाइट। मतलब एक रात में ऐसा नहीं है कि हो जाएगा हाइपर विटामिनोसिस, इसे साल हाँ साल लगते हैं या फिर सदियां लग जाती हैं, लेकिन एक दफा अगर ये हो जाए तो ये सारे सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, साइंस। ठीक है। अच्छा, शायद इसकी एक और स्लाइड हो। ठीक है, ये देखो, साइन एंड सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। पहले हमने क्या पढ़ा? हाइपर विटामिनोसिस ए पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी डेफिशिएंसी। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा? देखो, ड्राई हेयर हो रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आईज, थिकनिंग ऑफ कॉर्निया, ड्राई माउथ हो रहा है, रेस्पिरेटरी, लंग एंड एयर इंफेक्शन, स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होंगे, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस होंगी और फीटल ग्रोथ इंपेयरमेंट होगी। ये साइड पे देखो, एक्नी हो रही है, ड्राई हेयर्स, नाइट ब्लाइंडनेस, फटीग, ग्रोथ इंपेयरमेंट, वेट लॉस, हाइपर केराटोसिस, इंसोम्निया और इम्यून इंपेयरमेंट। ये सारा कुछ क्या हो रहा है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, हम विटामिन ए यहां से पूरा हो गया ना आपका, प्रिवेंट स्किमस मेटाप्लेजिया। अभी देखो विटामिन बी, विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 इसका थायमीन। अच्छा, वैसे विटामिन हैं क्या, पता है किसी को? विटामिन क्या है? बोल तो दो, बताओ विटामिन क्या है? डॉक्टर रू, नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सब्सटेंसेस वगैरह। अच्छा ठीक है, कोई और बंदा? विटामिन्स हैं हमारे पास, वाइटल अमीन्स हैं ये, जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये ठीक बात है कि हमारे नॉर्मल फंक्शंस के लिए ऑब्वियसली ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। अब दो तरह के हमारे पास विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाइटल जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो इजीली, जाहिर सी बात है वो सॉल्युबल हैं क्योंकि वाटर के अंदर, तो वो इजीली एक्सक्रीट भी हो जाते हैं हमारी किडनी से, तो इनकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। कौन से विटामिन की? वाटर सॉल्युबल विटामिन की। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कौन से होते हैं? डेक निमोनिक वाले होते हैं, डेक वाले DAKE। होते हैं, DAK और E। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई, ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। डेक निमोनिक है इनका, DAK और ई। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई, ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये इनकी ना डिपेंडेंसी होती है आइलियम के ऊपर कि ये वहां से कितना एब्जॉर्ब हो रहे हैं।
ठीक है, आइलियम के ऊपर और साथ में पैंक्रियास से इनकी डिपेंडेंसी होती है। मोस्ट कॉमनली इनकी टॉक्सिसिटी होती है। जो वाटर सॉल्युबल हैं उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती क्योंकि वो तो निकल जाते हैं किडनी के जरिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है मोस्ट कॉमनली ये एसोसिएट करते हैं विद मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स और इनकी टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है। अब हमने विटामिन ए पढ़ लिया हुआ, आगे है विटामिन बी। बी की ना पूरी फैमिली है, ठीक है, 8 विटामिन है बी के। अब बी को लिखो तो वो वैसे भी अगर देखा जाए तो 8 नजर आता है, ठीक है। विटामिन बी की पूरी फैमिली है जिसमें से 2 विटामिन नहीं है। एक कौन सा? नंबर 4 और नंबर 8। बी फैमिली में से नंबर 4 और नंबर 8 ये 2 विटामिन नहीं है, बाकी सारे तरतीब से याद करो यही विटामिन है। विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 कोई विटामिन नहीं है, ठीक है। फिर B5 है, B6 है, B7 है, लेकिन B8 कोई नहीं है। आगे हमारे पास क्या है? B9 और फिर B12। 9 तक ये हमारे पास पूरे आ रहे हैं, इसमें 4 और 8 नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं B1। B1 क्या है? थायामीन। थायामीन B1। ये मेनली कहाँ पे होता है? जहां पे भी थायमीन हो ना, वहां पे, या कोई भी ऐसा फूड जिसमें थायमीन हो, उधर ना साथ में गंदुम बनी होती है, गंदुम का एक छोटा सा सिट्टा टाइप ना वो बना होता है, ठीक है। तो वहां से याद रखो थायमीन। और साथ में ये जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल के ऊपर भी ये था वो सिट्टा बना होता है, गंदुम बनी होती है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, हम थायमीन पढ़ रहे थे।
ये है थायमिन। अब देखो थायमिन किस किस के अंदर है, ओट्स में भी है, लेकिन मेनली वही गंदम जो मैंने बताया ना उसमें होता है, स्पेनिश में भी है, आपका ग्रीन पीयर्स में भी है, इन सब में थायमिन, ये सारे थायमिन रिच फूड है। अच्छा अब देखो थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है हमारे पास सबसे पहले वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम, ठीक है। ड्राई बेरी बेरी होता है, साथ में वेट बेरी बेरी। देखो यहाँ पे बताया हुआ है ड्राई बेरी बेरी, confusion, emaciation, inability to speak, wrist drop, great weakness। कॉमन सिम्टम में क्या आ रहा है हमारे पास, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स आ रहा है, बर्निंग आर टिंगलिंग, नमनेस ऑफ फीट, फुट ड्रॉप, पेनफुल टेंडेड मसल्स आ रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैडम आ रही है। ठीक है। अच्छा अभी देखो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो क्या रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल वीकनेस, इरिटेबिलिटी, memory loss, nausea and vomiting, blood RWVN, fatigue, change in heart rate। अब हार्ट रेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, वेट बेरी बेरी की वजह से हो रहा है। अब याद रखना वेट बेरी बेरी अफेक्ट करती है हार्ट को, हार्ट के अंदर क्या है, सारा लिक्विड नहीं है, ब्लड जो है वो लिक्विड नहीं है, तो उससे याद रखो वेटी वेटी सा ना, वेट वेट कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, कार्डियक सिस्टम पे, ठीक है। और जो ड्राई है, डी से ड्राई, डी से दिमाग, ड्राई दिमाग, ड्राई दिमाग अब नहीं भूलना, ठीक है। ड्राई बेरी बेरी जो है वो क्या काज करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है, और साथ में सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग करता है। ड्राई बेरी बेरी क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है और सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग करता है। जबकि वेट बेरी बेरी किसे अफेक्ट कर रहा था, हार्ट को अफेक्ट कर रहा था। उससे क्या हो रहा है, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर, या फिर उसे हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अच्छा देखो ये, और साथ में क्या काज कर रहा था, वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम, B1 की डेफिशिएंसी काज कर रही है, वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया। अब इसे याद कैसे रखना है, इसे आपने याद रखना है कैनो बियर से, CANO, कैनो बियर। सी से क्या हुआ, कंफ्यूजन, एन से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल साइन, ओ से ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। और ए से क्या है हमारे पास, एटेक्सिया, कैनो बियर, CANO, सी से क्या था, कंफ्यूजन, ए से एटेक्सिया, एन से न्यूरोलॉजिकल साइन, और ओ से ऑप्थेल्मोप्लेजिया, और बियर से याद रखना है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उनमें क्या होता है हमारे पास, वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम हो जाता है। यहां तक क्लियर है? अभी देखो विटामिन B या थायमीन, ये क्या करता है, ये एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है फॉर ट्रांसकीटोलेस। HMP शंट के अंदर एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर फॉर ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी। कौन, विटामिन B1, ठीक है। अब अगर कोई पूछे विटामिन B1 का मार्कर कौन सा है, तो विटामिन B1 का मार्कर क्या है, ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी। ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी इज द मार्कर ऑफ विटामिन B1। B1 is necessary for the good memory। अब इसे याद रखना है, B1 is your beta 1। बेटा 1 जो अच्छा बेटा होता है, जो पहला अच्छा बेटा होता है, उसकी अच्छी मेमोरी होती है। बेटा 1 इज नेसेसरी फॉर अ गुड मेमोरी। इसके अलावा B1 जरूरी है अब इंजाइम्स के लिए। कौन से इंजाइम्स के लिए, ब्रांच्ड चेन
कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा है हमारे पास पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा है ट्रांसकीटोलेज और चौथा है अल्फा चेन कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। इन सब के लिए, इन सब के फंक्शनिंग के लिए B1 जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसकीटोलेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और मैंने आपको बताया थायमीन का मार्कर कौन सा है? ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। गुड, ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी थायमीन का मार्कर है। अब इसकी डेफिशिएंसी में देखो, इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि वर्निकी कोसाकोफ सिंड्रोम होता है, बेरी बेरी होता है, वेट बेरी बेरी है जो कि आपके हार्ट के ऊपर अफेक्ट कर रही है ये, ठीक है। और जो ड्राई बेरी बेरी है वो क्या काज कर रही है? वो न्यूरोपैथी काज कर रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं B2। B2 को मैंने याद किया था राबिया से। राबिया इज B2। राबिया क्या है? राइबोफ्लेविन इज B2। ठीक है, B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन में याद रखना है, फ्लेविन में वैसे आप इसे फ्लेवर से भी याद रख सकते हो। इसके सोर्सेस क्या है हमारे पास? ब्रेड है, पास्ता है, फिश, एग्स, यीस्ट वगैरह, ये इसके सोर्सेस है। ठीक है, अब याद रखना जो राबिया है ना, उसकी बाछें पकी हुई हैं, मुंह जो साइड से पक जाता है ना, चिलोसिस, चिलोसिस। और साथ में उसका कॉर्निया भी खराब है। कॉर्निया क्या? कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हुई हुई है। राबिया के चिलोसिस हुई हुई है और साथ में कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हुई हुई है। ठीक है, अब यहां पे देखो उनने क्या लिखा हुआ है, यूजेस में क्या है? ऑन योर फेस कॉर्नियल एक्टेजिया। कॉर्नियल एक्टेजिया वही है वेस्कुलराइजेशन। और फिल्टर द ब्लड स्टेरिलाइजेशन फॉर फ्लेविनोसिस। बस आपने याद रखना है कि चिलोसिस के अंदर और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन के अंदर क्या होता है? हमारे पास राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी हो जाती है। ये देखो, ये है हमारे पास सोर्सेज इसके। लीफी ग्रीन्स है, मशरूम्स है, सीवेड है और पास्चराइज्ड एग्स है, ब्रोकलीज है और ग्रीन बीन्स है और बेल पेपर्स हैं, आलमंड्स हैं, स्वीट पोटैटोज हैं। ये सारे क्या है हमारे पास? विटामिन बी के सोर्सेज हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट है हमारे पास नियासिन। नियासिन को हम क्या कहते हैं? विटामिन B3 कहते हैं। विटामिन B3 इसका नियासिन। नियासिन में ना 4 Ds आते हैं। पहला है डिमेंशिया, दूसरा है डायरिया, तीसरा है डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस के अंदर कॉलर रैश लाइक नेकलेस, मतलब नेकलेस की तरह के ना कॉलर रैश लाइक या फिर नेकलेस की तरह के निशान पड़ते हैं डर्माटाइटिस के अंदर। और चौथा डी है डेथ। प्लेग्रा के अंदर 4 Ds आ रहे हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डेथ। ठीक है, और साथ में नियासिन को याद रखना है, ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ड्यू टू वैसे यहाँ पे हार्ट नर्व डिजीज दी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये हार्ट नर्व डिजीज नियासिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती। ये होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफान, जो कि लीड करती है डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, और फिर नियासिन की डेफिशिएंसी लीड करती है हार्ट नर्व डिजीज को। कैसे? मैं बताती हूँ। ये देखो,
ट्रिप्टोफान से नियासिन बनती है। लिवर कैन सिंथेसाइज नियासिन फ्रॉम इसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान अब क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि जरूरी है नियासिन की प्रोडक्शन के लिए। अब नियासिन बनेगा किससे? ट्रिप्टोफान से। अब हमारे पास बनाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो क्या, अब देखो आटा नहीं है हमारे पास, क्या रोटी हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो यहां से याद रखो कि ट्रिप्टोफान अगर नहीं है तो आपके पास नियासिन नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी लीड करती है नियासिन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हार्टनप डिजीज होती है। दूसरा, ट्रिप्टोफान क्या करता है? ये एमसीक्यू आता है, मैं इसलिए यहां पे करा रही हूं साथ। ट्रिप्टोफान से सीरोटोनिन बनता है, वहां से ये प्रीकर्सर से मेलाटोनिन बनता है। अब इसे ना रेनिन से आपने याद रखना है। ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये आते हैं आपके बार बार एमसीक्यू, ये आए हुए हैं, तो याद रखना है। सेरोटोनिन का प्रिकर्सर कौन सा है? ट्रिप्टोफान है। मेलाटोनिन का प्रिकर्सर कौन सा है? इनडायरेक्टली वो भी ट्रिप्टोफान ही है। ट्रिप्टोफान से ही ये नीचे सारे आ रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन कैसे बन रही है? हाइड्रोक्सीलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन से। फिर सेरोटोनिन पे क्या अफेक्ट कर रहा है? एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, उससे क्या बन रहा है? एन एसिटाइल सीरोटोनिन। और फिर उसी के ऊपर एंजाइम के एक्ट की वजह से मेलाटोनिन बन रहा है। अब ये रेनिन आपने नहीं भूलना, कौन सा? ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। बेशक ये दरमियान वाला ना याद रखो। ये भी वही बताया हुआ है आपका कि ट्रिप्टोफान से प्रीकर्सर के बाद आपके पास नियासिन बनता है, किसकी मौजूदगी में? राइबोफ्लेविन की मौजूदगी में। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये जो इसका बताया हुआ है, यहाँ से मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन बन रहा है। इसे बेशक ना याद रखो, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए, ये बार बार आई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूज टू ट्रीट डिसलिपिडीमियास। जो नियासिन है वो डिसलिपिडीमियास को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 का दूसरा नाम क्या है? पेंटाथिनोइक एसिड, पेंटाथिनोइक एसिड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? डर्माटाइटिस होगा, साथ में एलोपेशिया होगा। डर्माटाइटिस एंड एलोपेशिया किसकी वजह से? विटामिन B5 पेंटाथिनोइक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है विटामिन B6। B6 को हम क्या कहते हैं? पायरिडॉक्साइन, पेरिडॉक्साइन, विटामिन B6। ये टेक पार्ट करता है इन ट्रांसअमाइनेशन ऑफ ALT एंड AST। विटामिन B6 टेक पार्ट इन ट्रांसअमाइनेशन ऑफ ALT एंड AST, मतलब उसमें एज अ कोफैक्टर ये काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, कन्वल्जेंस हो रही है, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, टीबी की एक ड्रग है जिसके साथ हम B6 देते हैं। पायरिडॉक्सिन। आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड के साथ अब, हाँ हाँ बोले बोले। आइसोनियाजिड टीबी ड्रग है जिसके साथ हम पायरिडॉक्सिन देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, क्लिनिकल यूज क्या है हमारे पास B6 के? पायरिडॉक्सिन, इसे याद रखो, प्यारिडॉक्सिन से। ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B6 डेफिशिएंसी में हम क्या देते हैं? पेरिडॉक्सिन देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट में आप क्या दे रहे हो? B6 या फिर पेरिडॉक्सिन दे रहे हो। अच्छा, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ये होता क्या है? इसमें होता है आपकी पोरफायरिन रिंग जो होती है ना, वो सही तरह से नहीं बनती।
ठीक है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है आपका एला ग्रुप, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज वगैरह जो होते हैं ना, एएलटी एएसटी, जो मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रांस अमाइनेशन में जरूरी है, एज अ कोफैक्टर एक्ट करती है B6। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी पोरफायरिन प्रोटोपोरफायरिन रिंग सही तरह से नहीं बनेगी। जब वो सही नहीं बनेगी तो क्या होगा, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ पायरिडॉक्सिन डिपेंडेंट एपिलेप्सी, उसमें हम देते हैं B6। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन बाइपास ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, ये बेशक ना याद करो। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है। मॉर्निंग सिकनेस की ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, पैरिडॉक्सिन देना है। अब इसे कैसे याद रखना है, मॉर्निंग हमेशा प्यारी होती है, सुबह हमेशा प्यारी होती है, तो उससे याद रखो पायरिडॉक्सिन सुबह मॉर्निंग सिकनेस में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ पार्किंसनिज्म में देते हैं, और आइसोनियाजिड के साथ देते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। क्या देते हैं, पायरिडॉक्सिन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, कन्वलियन हो रही है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटिन B7। बायोटिन का ऊपर हमने एक एमसीक्यू पढ़ा है, जल्दी से बताओ क्या है। 1 कार्बन कैरियर है कि ट्रांसफर करता है, कैरियर। कैरियर, गुड। 1 कार्बन कैरियर है, और दूसरी बात याद रखनी है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कराता है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B9। B9 का नाम क्या है, फोलेट। अब इसका ऊपर हमने एमसीक्यू जो पढ़ा वो बताओ। 1 कार्बन ट्रांसफर करता है ये। ट्रांसफर करता है। ठीक है, अच्छा ये किस में होता है, B9 लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होगा, और ये एब्जॉर्ब होता है इन जुजनम। B9 किस में एब्जॉर्ब होता है, जुजनम में। अभी यहाँ पे एक न्यूमोनिक लिखो, आयरन, फिस्ट, ब्रो, ड्यूडिनम, जुजनम और आइलियम। ये हमें तरतीब से याद है ना, ड्यूडिनम, जुजनम, आइलियम। आयरन, फिस्ट, ब्रो, उसके नीचे ही लिख दो, पहले लिखो ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, आइलियम, उसी के नीचे लिखो आयरन, फिस्ट, ब्रो। अब ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, आयरन की। ज्यूजेनम में एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, फिस्ट से, फोलेट। फोलेट कहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ज्यूजेनम में। आइलियम के अंदर B12 एब्जॉर्ब होता है। B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, गुड। अच्छा अभी देखो B9 का हम बात कर रहे थे, डेफिशिएंसी काज मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। B9 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मुझे जल्दी से बताओ, एक ऑर्गेनिज्म है जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया काज कर रहा था, डाइफेलोबोथ्रियम। Diphelobothrym latum. गुड, डाइफेलोबोथ्रम लेटम। आई थिंक मैंने, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास डिक्रीज सीन इन अल्कोहलिज्म एंड प्रेगनेंसी। डिक्रीज हो जाता है फोलेट किस किस में, जो अल्कोहल पीते हैं और प्रेगनेंसी में। इसी वजह से हम दे रहे होते हैं ना, फोलिक एसिड की टैबलेट दे रहे होते हैं फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है हमारे पास B12। का नाम क्या है, कोबालामीन। मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया काज करता है, नर्व डैमेज करेगा, और इसका सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स है। B12 का एनिमल सोर्स है, साथ में लार्ज रिजर्वायर पूल। इसका क्या मतलब है कि ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, हमारे पास इसका पूल रहता है 3 से 4 साल तक, ये हमारे लिवर के अंदर रह सकता है। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी होना शुरू होती है, किसकी, विटामिन B12 की। देखो
विटामिन B12 किस किस के अंदर होता है? सॉरी, इसकी डेफिशिएंसी देखो किस में हो रही है। डेफिशिएंसी की वजह से सिलेवरी ग्लैंड है, वहां पे कोई स्टोन वगैरह बन जाता है, उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर स्टमक इशू है, जैसे गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है, तो उसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पेंक्रियास का इशू है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक हो रहा है, या कोई बैक्टीरिया है जैसे डाइफोलोबोथ्रम लेटम, ये सब क्या काज करते हैं? B12 की डेफिशिएंसी काज करते हैं। अगर आइलियम है, इसे रिसेक्ट कर दो, फिर भी B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। या फिर मेल न्यूरिश्ड बंदा है तो उसमें एल्डरली या ओल्ड एज बंदा है, उसमें भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। आगे देखो, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यू आता है कि कौन से वाला जो विटामिन है वो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका अगर विटामिन की बात करें तो इसका सीक्वेंस और हो जाएगा, लेकिन अगर एज अ होल पूछे कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, तो उसमें सीक्वेंस है Glutathione. ग्लूटाथाइन। ग्लूटाथाइन। तो उसमें सीक्वेंस क्या है हमारे पास? GT का, GTECA। glutathione is greater than transferrin, Transferrin. is greater than vitamin E, is greater than vitamin C, is greater than vitamin A। GTECA। मैं उनके लिए आहिस्ता बता रही हूं जो लिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेट मैम टी आयरन से क्या है? ट्रांसफरिन। ट्रांसफरिन। विटामिन सी फैसिलिटेट करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को, नेसेसरी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसीन इन कोलेजन सिंथेसिस। इसे अंडरलाइन करो, ये आया हुआ है बार बार। प्रोलीन एंड लाइसीन सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी। जस्ट अ मिनट। अच्छा, स्कर्वी ड्यू टू कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट। अब स्कर्वी में देखो CR है ना, SC। ठीक है, इससे याद रखो कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी फॉर्म्स 25 हाइड्रोक्सी D3। ये इसके क्या है? स्टोरेज फॉर्म है, इसे याद रख लेना। 25 हाइड्रोक्सी D3 इज स्टोरेज फॉर्म। 125 डाई हाइड्रोक्सी D3 या कोली कैल्सिफिरोल, ये क्या है हमारे पास? एक्टिव फॉर्म है।
1,2,5-OH होल 2D3 या फिर कैल्सीट्राइयोल, ये क्या है हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए बच्चों के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। लेकिन अगर बड़ों में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ब्रेन में अगर हो रही है तो डिप्रेशन एंड शिजोफ्रेनिया काज करते हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी तो हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी हार्ट डिसीज होगी। मसल्स में मसल एक और वीकनेस काज करेगी। इसमें क्रोन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रूमाटाइड आर्थराइटिस भी आ जाता है। रेस्पिरेटरी में एस्थमा और वीजिंग। पेंक्रियास में हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज। बोन के अंदर रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा कैंसर, इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरकुलोसिस भी। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन, जी जी ये इसके में ना एक क्वेश्चन था कि एक्सोजीनियस विटामिन डी को एक था एर्गोकेर्सिफिरोल, पता नहीं क्या कह रहे थे, वो था एक इसके में, एर्गो कैल्सीफिरोल। वो एक्सोजीनियस था ना। हाँ, जो बाहर से हम विटामिन डी देते हैं ना, वो जो डी ट्रेस वगैरह इंजेक्शन मिलते हैं उनके ऊपर लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, टोकोफिरोल है। एंटीऑक्सीडेंट, कैन इनहांस द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफरिन। अब ये एमसीक्यू आता है कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफरिन को कौन इनहांस करता है, तो विटामिन ई उसे इनहांस कर रहा है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी काजेस हीमोलिटिक एनीमिया, मसल वीकनेस। विटामिन ई की डेफिशिएंसी क्या काज करेगी, हीमोलिटिक एनीमिया एंड मसल वीकनेस। नेक्स्ट है विटामिन के फॉर कोगुलेशन। विटामिन के का मैंने आपको याद कराया था 1972 की वॉर, शायद याद हो, क्लासिकल वॉर ऑफ 1972। तो ये नेसेसरी है फॉर मैच्योरेशन ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, या फिर इसे उल्टा वैसे पढ़ लो 1972। ठीक है। और प्रोटीन क्लासिकल से प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। ब्लड क्लॉटिंग करेगा, सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा, नियोनेटल हैमरेज काज करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी विटामिन के की डेफिशिएंसी नियोनेटल हैमरेज काज करते हैं। इसीलिए जितने भी न्यू बॉर्न बेबी आते हैं उन सबको हम 10 यूनिट्स विटामिन के IM लगा रहे होते हैं। चलो अब इसके एमसीक्यू करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए क्या है हमारे पास, रेटिनोल है। हाइपर विटामिनोसिस ए काजिस क्या काज करता है, ड्राई स्किन काज करता है। यह भी हमने पिक्चर में देखा है ना, ड्राई स्किन काज करता है। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर विटामिन ए क्या है, डाइटरी एनालिसिस। रोल ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए क्या काज करता है, इंटेग्रिटी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। इसी वजह से जर्मिनल एपिथेलियम की जब इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा स्केमस मेटाप्लेजिया से। अर्ली साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, मैंने कहा था साइन करो और उसके इर्द गिर्द गोल सा दायरा लगाओ, तो वो क्या होगा, जीरोसिस, गोल दायरा। ठीक है, तो साइन क्या है, कंजक्टाइवल जीरोसिस। जबकि नाइट ब्लाइंडनेस साइन नहीं है, वो सिम्टम है। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ सिम्टम, नॉट अ साइन। आगे है बी फैमिली, विटामिन बी। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोफैक्टर ए। कोफैक्टर ए के सिंथेसिस के लिए पेंटाथिनोइक एसिड, ए फॉर पेंटा, पेंटा के ए को बड़ा करके लिख लो, तो कोफैक्टर ए क्या है, पेंटाथिनोइक एसिड। प्लेग्रा इज एसोसिएटेड विद विच विटामिन, कौन से विटामिन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, B3 के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। हमारा जो रिसेंट पेपर हुआ है, पेपर 1 में नियासिन आया हुआ था, उसमें एक लंबा सा सिनेरियो बना के उन्होंने दिया हुआ था, जिसमें उस बंदे को धूप में निकलने पे रैशेस पड़ रहे थे, डर्माटाइटिस और डायरिया, ये सारे मतलब सिम्टम उसमें तीनों दिए हुए थे, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और डायरिया। तो उसमें क्या था हमारे पास, नियासिन। विटामिन दैट काज ट्रांस एमाइनेशन ऑफ एलानिन एंड एस्पार्टेट, ये मैंने आपको अभी बताया है। एलानिन और एस्पार्टेट की ट्रांस एमाइनेशन के लिए विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जरूरी है। डायरिया,
डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। देखो ये तीनों आ गए हैं, किसकी वजह से होंगे, किसकी डेफिशिएंसी से, B3 नियासिन। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज फॉर्मेशन यूज विच विटामिन एज अ कोफैक्टर। कौन सा विटामिन जरूरी है, B6 जरूरी है। विच विटामिन एक्ट एज अ कोफैक्टर इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। कौन सा विटामिन, बायोटिन। बायोटिन act as a cofactor in oxidation of fatty acid. चिलोसिस, सिबोरिक डर्माटाइटिस, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। पहले मैंने क्या बताया था कि राबिया का मुंह पका हुआ है और उसके क्या है, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशंस है। अब याद रखो कि राबिया को साथ में एलर्जी भी है। एलर्जी मतलब सुबोरिक डर्माटाइटिस, खुश्की वाली एलर्जी है। सुबोरिक डर्माटाइटिस किसे, राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है हमारे पास चिलोसिस, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन एंड ग्लोसाइटस। अब राबिया का मुंह पका होने के साथ साथ क्या है, उसकी जो जुबान है ना वो भी फूली हुई है, ग्लोसाइटस हुआ हुआ है। ठीक है, सारे क्या है हमारे पास, चिलोसिस, स्केली डर्माटाइटिस एंड जिंजिवाइटिस। अब उसकी जुबान भी फूली हुई है और साथ में उसके जिंजिवाइटिस भी हुआ हुआ है। तो ये सारे फीचर किसके हैं, राइबोफ्लेविन के हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। बेरीबेरी इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। हमारी क्लास में डॉक्टर राबिया हैं, अभी इस वक्त हमारी क्लास में डॉक्टर राबिया हैं। बोल दो अल्लाह के बंदो। थिंक नहीं है। नहीं है, अच्छा ठीक है। ये 9 बाद में वो नाराज ही हो जाए हैं, क्या पढ़ा रही हैं आप, क्या बताई जा रही हैं। अच्छा, प्लेग्रा कास्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से, नियासिन। एन अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंट विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट लाइकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, याद रखना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट लाइकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B1। इसका सीक्वेंस लिख लो, विटामिन B1 is greater than B6 is greater than B12। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सीक्वेंस क्या है, B1 is greater than B6 greater than B12। लिख लिए, जी मैडम लिख लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांस एमाइनेशन ऑफ AST एंड ALT रिक्वायर विच कोफैक्टर। तो विटामिन B6। विच विटामिन डेफिशिएंसी काज होमोसिस्टीनीमिया। अब इसे गौर से पढ़ो, होमोसिस्टीनीमिया है, यूरिया नहीं है, सिस्टीनीमिया है। तो कौन काज करता है, B12। होमोसिस्टीन लेवल इंक्रीज इन विच विटामिन डेफिशिएंसी। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होमोसिस्टीन लेवल इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन थायमीन डेफिशिएंसी। थायमीन डेफिशिएंसी में क्या होता है, लो RBC ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, और यही उसका मार्कर है उसकी एक्टिविटी का, लो RBC ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन D। Which of the following metabolite of the vitamin D can be used to assess the level of vitamin D? तो आपने विटामिन D के लेवल को देखने के लिए 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D कराना है। ये आपका अगस्त अटेम्प्ट का MCQ है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D कराते हैं। Laboratory measurement of the vitamin D involve which metabolite? 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D इस फॉर्म में लिखा हुआ था अगस्त अटेम्प्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट विद हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया, विच हार्मोन टेस्ट टू बी डन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपने कौन सा कराना है, 25 हाइड्रोक्सी D। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करो। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D क्या है, कॉड लिवर ऑयल। इन क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस विच विटामिन विल बी डेफिशिएंट। तो जाहिर सी बात है कौन से होंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन D हो सकता है, विटामिन A हो सकता है, विटामिन K हो सकता है, विटामिन E हो सकता है। डेक, विटामिन D यहाँ पे ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड केम टू यू
2 OPD with bowing of legs and decrease osteoid matrix, deficiency of vitamin D. Bowing of legs show कर रही है ना, deficiency of vitamin D in children. Deficiency of vitamin D in adult causes, उसकी वजह से क्या होगा, osteomalacia. Vitamin C and E, important vitamin for bone regeneration. कौन सा है vitamin C? Which one of the following is seen in vitamin C deficiency? Vitamin C deficiency में scurvy होता है. Fisherman with gum hypertrophy and bleeding. Deficiency of which vitamin? तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? विटामिन सी की वजह से. क्यों होगी? क्योंकि वो जो फिशरमैन है वो फिश खा रहा है, वो साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं ले रहा. इसी वजह से विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि वो फ्रूट्स बिल्कुल ही नहीं ले रहा, फिश खाए जा रहा है. विटामिन ई डेफिशिएंसी काज hemolytic anemia. People with only fish and meat, no fruits in their diet, तो क्या होगा? विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी. 30-year-old fisherman present with the swelling of gum and purpura, he is most likely suffering from deficiency of which vitamin? तो vitamin C. A patient develop prolongation of PT and APTT with normal platelet count after administration of antibiotic. अब याद रखना, बार बार एंटीबायोटिक के यूज से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है. अब ये हिस्ट्री देते हैं आपको कि प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे भी एंटीबायोटिक की बहुत ज्यादा हिस्ट्री होती है और फिर वो ब्लीडिंग के साथ आती है, या उसका बच्चा है वो ब्लीडिंग के साथ और जॉन्डस और इसी ब्रूसिबिलिटी के साथ आता है, तो वहां पे भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई हुई होती है. बल्कि ये दिया हुआ है आगे, प्रेग्नेंट लेडी यूजिंग लॉट ऑफ एंटीबायोटिक गिव बर्थ टू अ बेबी, द बेबी हैज जॉन्डिस, इजी ब्रूसिबिलिटी, व्हाट इज डेफिशिएंट? तो क्या डेफिशिएंट होता है? विटामिन के. अ प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी प्रेजेंट विद जॉन्डिस, easy bruisability, there is history of intake of continuous antibiotic by mother, which vitamin will be deficient? तो vitamin K deficient होता है उसमें. कार्बोहाइड्रेट सोर्स इन डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? होल व्हीट. असेसमेंट ऑफ बेसल न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय, कैसे असेस करते हैं किसी की भी बेसल न्यूट्रिशनल स्टेटस को? सीरम एल्ब्यूमिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से. इसे अंडरलाइन करो, सीरम एल्ब्यूमिन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से बेसल न्यूट्रिशनल स्टेट मालूम करते हैं आप. Assessment of nutritional status of person after weight is by, कैसे करेंगे? एल्ब्यूमिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से. डाइटिशियन एडवाइस फॉर विटामिन, व्हाट शुड बी ऐड इन देयर डाइट? तो क्या ऐड करना चाहिए? फ्रूट्स ऐड करने चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड, लिपिड के अंदर सबसे अहम चीज क्या है? कार्बन है, कार्बन. नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 412. If a person take protein in diet, it is necessary for him to take, तो वो क्या ले साथ में? राइबोफ्लेविन ले. अभी इसका एक निमोनिक लिखो, टेक केयर FB पर, टेक केयर FB पर. मतलब एक बंदा है जो FB यूज करता है और वो FB पे अपने बंदे या दोस्त या जो भी है उसे मैसेज करता है कि टेक केयर. ठीक है, उससे याद रखना है टेक केयर FB पर से PR पर करना है. अब T से क्या है हमारे पास? थायामीन. थायामीन जरूरी है. C से कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए थायामीन जरूरी है. FB, F से है हमारे पास फोलेट, सॉरी फैट. F से है हमारे पास फैट. B से है बायोटिन, बायोटिन जरूरी है किसके लिए? फैट के लिए. P से है हमारे पास प्रोटीन. R से राइबोफ्लेविन, P से प्रोटीन, R से राइबोफ्लेविन. अब देखो नीचे, इफ पर्सन टेक प्रोटीन इन डाइट, अब प्रोटीन ले रहा है तो पर है ना PR, तो क्या जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक राइबोफ्लेविन. तो ये PR आपका यहां पे हो गया.
नेक्स्ट है इफ पर्सन टेक कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने क्या कहा था, टेक केयर, तो क्या जरूरी होगा, टी से थायामीन, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक थायामीन। इफ अ पर्सन टेक फैट इन डाइट, तो फैट के लिए हमने कौन सा निमोनिक बनाया, एफ बी, एफ से फैट, बी से बायोटिन, तो क्या जरूरी है फैट के लिए, बायोटिन। नेक्स्ट है मिनरल नॉट फाउंड आर मिनरल्स विद लो बायोअवेलेबिलिटी, तो किस में होती है, ट्यूबर्स में, मिनरल विद लो बायोअवेलेबिलिटी। अब आप मुझे बताएंगे कि ट्यूबर्स क्या होते हैं, बताएं ट्यूबर्स क्या होते हैं। मैम कोई प्लांट है ये? मैम पोटैटो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो जमीन के अंदर चीजें होती हैं खाने वाली, जो जमीन के बिल्कुल अंदर से बाहर निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्यूबर्स। ठीक है, जैसे इन्होंने पोटैटो बताया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 413 मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड इन बॉडी। मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, लिनोलिनिक एसिड। सोडियम न्यूट्रलाइजेस, सोडियम किसे न्यूट्रलाइज करता है, क्लोराइड को, Cl, NaCl से याद रखो, सोडियम क्लोराइड NaCl न्यूट्रलाइज करता है क्लोराइड को। HCO3 किसे न्यूट्रलाइज करता है, पोटाशियम को। ये आपको अभी अच्छे से आना चाहिए क्योंकि किडनी हो गया है आपका। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी काज इंजरी। मैंने क्या कहा था कि ग्लिसरीन अगर नहीं होगी तो सेल इंजर्ड होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी काज करती है सेल इंजरी। थ्रियोनिन डज नॉट कंटेन, ऑब्वियसली सल्फर ग्रुप अभी बताया है, थ्रो से थ्रियोनिन याद रखना है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से थे, सी और एम, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। हिस्टोन हैव आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसे अंडरलाइन करो, ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा। हिस्टोन्स के अंदर क्या आता है, एल, आल स्टोन से याद रखो, आल स्टोन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन और स्टोन से हिस्टोन। अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होगा, ग्लूटामेट से, अंडरलाइन करो, ऊपर नहीं पढ़ा। इसेंशियल फैटी एसिड, फैटी एसिड इसेंशियल कौन से होते हैं, जो सिंथेसाइज नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, उनमें दो होते हैं, लिनोलिनिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ये दो इसेंशियल फैटी एसिड है। मेजर सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेजर सोर्स क्या है, सोयाबीन ऑयल्स। आई थिंक यहां तक काफी है, और कल पहले मैं सुनूंगी फिर आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी यहां तक किसी का कोई सवाल है, कुछ